हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार इंडो फार्म इक्विपमेंट का जो आईपीओ इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ गया है मास सर्विसेज की वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो जाकर चेक कर लीजिए। अब जिन जिन लोगों को भी अलॉट हुआ है तो उनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे, और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। मतलब नया बाय करना चाहिए लिस्टिंग, मतलब थोड़ा बहुत छोटा बहुत लिस्टिंग गेंस के लिए बाय करें या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, क्योंकि 1% तो चांसेस है रिटेल कैटेगरी के अंदर, बिग एचएनआई के अंदर 1% थे और स्मॉल एचएनआई के अंदर तो 0.3% चांसेस थे। तो मतलब ऐसा लकी कौन है जिनको रिटेल में अलॉटमेंट मिला है, और सबसे लकी स्मॉल एचएनआई वाला कौन है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जिन लोगों ने स्मॉल एचएनआई में अप्लाई किया और उनको अलॉटमेंट भी मिल गया, तो समझ लीजिए आपका लक शानदार काम करता है। मतलब कभी कभार क्या है, कोई ट्रायल के लिए लॉटरीज वगैरह लेता है ना, तो लॉटरी में भी हो सकता है ऐसा लक काम कर जाए। और जहां तक मैंने चेक किया, एक दो अलॉटमेंट मतलब चेक करना बाकी है, तो लगभग अभी तक तो मुझे कोई अलॉटमेंट दिखा नहीं है। और कोई अलॉटमेंट मैंने एक दो चेक करना है, वो हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अभी तक मेरे कोई भी अलॉटमेंट नहीं लगा। आपको कितने लॉट अलॉट हुए हैं, नहीं हुए हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसके अलावा बाकी सारे आईपीओ का भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है एंजल और अपस्टॉक्स के साथ खुलवा सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले इसकी लिस्टिंग जो डेट है इसकी 7 जनवरी, 7 जनवरी इसकी लिस्टिंग डेट है। ट्यूसडे मंगलवार को ये लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट के अंदर। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लो आपको पहले बाय करना हो, भाई आपको लगता है कि बाद में ये शेयर चढ़ जाएगा, हमें तो पहले बाय करना, तो वो प्री मार्केट के अंदर हो सकता है। और किसी को पहले सेल करना, मान लो उनको लगता है कि ये शेयर गिर जाएगा, बढ़िया प्रॉफिट दे दिया, अब डाउन आ सकता है, तो हमें पहले सेल करना, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो सुबह 9 बजे से लेकर 9:35, 9:45 तक लगते हैं ऑर्डर। ठीक है, पहले क्या था कि भाई 9:45 तक लगता था, फिक्स है कि भाई 9:45 तक प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लग जाते थे। अभी क्या है कि नया नियम आया, 9:35 से 9:45 के बीच में होता है। बीएससी एनएससी पर थोड़ी टाइमिंग अलग अलग है। अब प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो नहीं पता अगर आपको, तो आप सर्च कीजिए, मेरा वीडियो बनाया हुआ है आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री। ये यूट्यूब पर अगर आप लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और कभी कभार क्या होता है कि किसी आईपीओ की ज़्यादा डिमांड होती है ना, उस टाइम ये फायदा दे देता है, और जिस टाइम डिमांड वगैरह नहीं होती तब ये ट्राई मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपके अलॉट हुआ है, पहले सेल करना है, तो वो ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बात है। और भी कोई चीज़ सर्च करनी है रिफंड वगैरह के लिए, कोई भी चीज़ अलॉटमेंट के लिए कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप सर्च कीजिए, कोई भी नाम लिख लिए, भाई रिफंड नहीं आ रहा, पीछे जयेश खत्री लिखकर आप वीडियो सर्च करेंगे, सब पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो हेल्प हो जाएगी आपकी। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो देखिए जो हमें अलॉटमेंट मिला है 215 रुपये के आसपास, इतना इसकी अलॉटमेंट की प्राइस है। जीएमपी नियरली बता रही है, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, अंदाजन जो बता रहा है लगभग 85 रुपीज़ के आसपास। तो जीएमपी के अनुसार 300 रुपये के आसपास ये लिस्ट होने की संभावनाएं इसकी नजर आ रही है। मतलब ये फिक्स चीज़ नहीं है, एक जो मार्केट के अंदर डिमांड चल रही है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और मान लो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे तो 280 से 320 रुपए के बीच में एक रेंज लेके चलते हैं, उसके अंदर ये लिस्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में फिक्स तो कुछ है नहीं, एक अंदाजा ही हम लगा सकते हैं। बाकी इससे कम हो या इससे बहुत ज़्यादा हो तो वो अलग चीज़ है। बाकी मार्केट के डिमांड के अनुसार तो ये इस हिसाब से लग रहा है कि 300 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। तो मान लो इतने रुपए के आसपास लिस्ट होता है, तो अंदाजन जो लिस्टिंग गेंस मिलता है नियरली 40% के आसपास, लगभग 6,000 रुपए के आसपास हमें मिल सकता है। आसपास मतलब 5,000 रुपए भी हो सकता है, 7,000 रुपए भी हो सकता है, ऐसा अंदाजा है। तो अब अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं। तो देखिए मैंने पर्सनली अगर मेरी बात करें, मैंने तो इसके अंदर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया था। मैंने आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी कहा था कि बाद में सोचेंगे लॉन्ग टर्म का, अभी तो मैं पर्सनली लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूं। देखिए जो लोग भी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए फिर सोचना, मतलब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपने शॉर्ट टर्म का टारगेट लगाया, जितना प्रॉफिट मिले लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। फिर अगर आप सोचते हैं कि भाई खुल जाए, उसके बाद मान लो 4-5 दिन ऊपर चला गया तो हमें थोड़ा बहुत फायदा उठाना है, तो हम रख के बैठे रहते हैं। और मान लो वो शेयर लिस्ट हो गया, भाई 40-50% प्रॉफिट दे दिया, और आप वेट कर रहे हैं, मतलब कहीं से दोस्त से सुन लिया आपने कि भाई थोड़ा और ऊपर जाएगा, अभी तो वेट कर, तो आपने सेल नहीं किया, और मान लो वो शेयर नीचे चला गया, फिर आपकी टेंशन हो जाएगी, अरे यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं। आपका तो क्या टारगेट था कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे मतलब बाय करना या सेल करना, जो भी करना है, पर आपने सेल किया नहीं, फिर आप टेंशन में पड़ जाएंगे, यार इतना प्रॉफिट मिल रहा था, अब यार क्या करो। तो अगर आपने टारगेट लगाया शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए क्या है कि फिर मान लो नीचे भी चला गया, तो लोग लॉन्ग टर्म वाले क्या करते हैं कि भाई नीचे चला जाता है उसको एवरेज करते हैं,
पर लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐसे मतलब कि रखना नहीं है, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पूरा रीडिंग होनी चाहिए कि शेयर अच्छा है या नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए दाव लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी में अपन ने स्ट्रैटेजी बना ली लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि इसका सेक्टर अच्छा है, ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और ये ट्रैक्टर है, क्रेन वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, अच्छा डिपार्टमेंट है, मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर कंपटीशन है भी, बट एक यूनिक सेक्टर है। बाकी फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज़्यादा है और उसके अंदर क्या अपना डेट वगैरह भी पे कर रही है, उधारी चुका रही है थोड़ी बहुत, और एक नई क्रेन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है, जिसके अंदर क्या है कि अभी ये अपनी जो क्रेन की कैपेसिटी है बढ़ाने वाली है। 3600 क्रेन सालाना अभी ये मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो मतलब क्रेन की कैपेसिटी बढ़ा रही है। दूसरा अपने कोई सब्सिडरी वगैरह है एनबीएफसी कंपनी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट में ये पैसा काम में लेने वाली है। और अभी ज़्यादातर रेवेन्यू ट्रैक्टर से आता है, 65% का ट्रैक्टर से, क्रेन से आता है लगभग 35% का, और अदर कोई प्रोडक्ट है उससे 1% से कम आता है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में देखिए, एक तो वैल्यूएशंस थोड़ी सी मुझे महंगी लगी, मतलब थोड़ी सस्ती कर लेते तो बढ़िया रहता। दूसरा ये कि सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर तो ये अच्छा है, पर अपने सेक्टर के अंदर कोई लीडिंग कंपनी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई कोई सेक्टर होता है, कोई भी सेक्टर हो, तो उसके अंदर टॉप 3 या टॉप 5 में भी किसी कंपनी का नंबर आए तो अच्छा लगता है हमें। तो उसका ट्रैक्टर के अंदर मुझे नहीं लगता कि टॉप में नंबर है, क्योंकि अब ट्रैक्टर की बात करेंगे, मुझे इतना ज़्यादा ट्रैक्टर का नॉलेज नहीं है, बट जनरली मैं किसी से पूछा भी है, मैंने रिव्यू भी लिए, मैं जनरली कोई कंपनी आती है रिव्यू भी लेता हूँ, तो ज़्यादातर बताते हैं मैसी का ट्रैक्टर है, कोई महिंद्रा का बताता है, कोई जॉन डियर का बताता है, ऐसे काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स हैं। अब अभी सेल में देखें तो मुझे लगता है एस्कॉर्ड थोड़ा आगे है, और महिंद्रा आगे है, और मैसी ट्रैक्टर्स ये थोड़े आगे चल रहे हैं इससे। दूसरा क्रेन वगैरह के अंदर भी ज़्यादा लीडिंग नहीं कह सकते, ठीक है कंपनी। तीसरा रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ दिखा नहीं रही है, मतलब जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। बट एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसकी, भले ही थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो बट प्रॉफिट मेकिंग ही अच्छी बात है। और चौथा नेगेटिव लगा, डेट थोड़ा ज़्यादा है, आईपीओ से पैसे से डेट चुका रही है बट डेट रह जाएगा, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी आरओई और आरओसी ये थोड़ी सी कम है, मिनिमम 15% हो तो बढ़िया, 15% से कम है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि देखें थोड़े से मतलब भारी नजर आते हैं पॉजिटिव से, बट क्या है कि देखिए मार्केट कैप इसका कम है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो मान लो कुछ टाइम में डबल भी होगी तो ऐसी कोई मतलब शॉकिंग चीज़ नहीं होगी कि भाई डबल हो गई, क्योंकि छोटा मार्केट कैप है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब स्मॉल कैप कंपनियां क्या है कि ग्रोथ भी जल्दी करती है, डाउन भी नीचे आती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। तो वो सोच रहे होंगे कि भाई डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, तो वो ऐसी कोई शॉकिंग बात नहीं है, हो सकती है क्योंकि स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक लग रही है, मतलब इतनी जबरदस्त भी नहीं, ठीक ठाक कंपनी है, और आप कह सकते हैं खराब भी नहीं है। पर्सनली मैं पोर्टफोलियो में किनको जगह देता हूँ, जो टॉप लीडिंग कंपनीज हो। पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फिर देखना ना पड़े, तो वो होता है लॉन्ग टर्म। बट इसके अंदर ये है कि भी कंपनी जो है अपना एक्सपेंशन प्लान ये बता रही है कि आने वाले 3 सालों में मतलब ये अपना डीलर का नेटवर्क भी बढ़ाने वाली है। अभी इनके पास डीलर है लगभग 175-200 के आसपास इनके पास डीलर है, ट्रैक्टर के ज़्यादा हैं। ट्रैक्टर क्या होंगे आपके, मान के चलिए 140 के आसपास ट्रैक्टर के डीलर हैं, क्रेन के होंगे 20 डीलर के आसपास, बाकी अदर जो इक्विपमेंट्स हैं उनके 15 के आसपास डीलर्स होंगे ऑल इंडिया के अंदर। तो इनका टारगेट है कि आने वाले 3 साल में 500 डीलर कर देंगे, नेटवर्क करना इनका विचार है। तो मतलब सेल बढ़ाने पर ये विचार कर रहे हैं। दूसरा ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं क्रेन के लिए, तो क्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ होती है तो उससे क्या कि इसका रेवेन्यू बढ़ेगा और क्या कि सेलिंग आएगी तो टॉप लीडिंग कंपनी में इसका नंबर भी आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रोथ कर पाए, मतलब इसकी सेलिंग होगी इंडो फार्म इक्विपमेंट के, क्रेन्स की, ट्रैक्टर्स की, आने वाले टाइम में इसके शेयर को भी फायदा मिल सकता है, ये चीज़ है। तो ये सोच के अगर आपको दाव लगाना है तो आप सोच लीजिए। बाकी आपको लगता है कि भाई ये सक्सेस होगी या नहीं होगी, रिस्क लग रहा है, तो वो भी आप सोच लीजिए। अब आप क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे। और जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए लिस्टिंग गेंस के साथ छोटा मोटा लिस्टिंग गेंस लेना चाहता है तो मुझे लगा बहुत कम में लिस्ट होता है भाई, ये 40% का बता रहा है भाई, 10-20% भी लिस्ट होता है तो थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बाद में मिल जाए 10-20%, तो ठीक है। और मान लो 40-50% भी लिस्ट होता है तो मुझे लगता है फिर रिस्क हो सकता है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको ये बता दी कंडीशन कि भाई कंपनी की ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बता दिए, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी है, भी आने वाले टाइम में रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहती है, अपने डीलर नेटवर्क बढ़ाना चाहती है, क्रेन की सेलिंग भी बढ़ाना चाहती है, तो ये पॉसिबल होगा, ये आने वाले 2-3 साल में रिजल्ट दिखेगा। तो उसके ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप नया बाय कर सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो रहने दे सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बाय सेल का किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग क्या करेंगे।
तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपके क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो सफल जारी है। फिर दोस्तों जो अदर आईपीओज हैं उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जान लेते हैं। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा होता है, इसके फिक्स भरोसे मत रहिएगा। तो इसकी जो जीएमपी स्टैंडर्ड आईपीओ नियरली 70% के आसपास बता रही है, 98 रुपीज पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी बता रही है। काफी अच्छी डिमांड है इस आईपीओ की और रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं। फिर बाकी जो अदर दो आईपीओ है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, उसकी भी अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। उम्मीद है कि ओपन हो जाएगी और कल इसके रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। दूसरा कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट जो इन्वेट आईपीओ है, उसकी भी अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई। कैपिटल इंफ्रा का तो लग रहा है कि ज्यादा डिमांड ओपन होगी भी नहीं। कि कुछ लोग एसएमई आईपीओ के बारे में भी पूछते हैं, तो एक फैबटेक आईपीओ है एसएमई आईपीओ और परमेश्वर, इनकी थोड़ी डिमांड ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी बता रही है, मतलब 50% से ऊपर डिमांड अभी चल रही है। बाकी एसएमई आईपीओ थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं, तो संभल के रहिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई और हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।